सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन हियर वी आर विद द मैथमेटिक्स क्लास, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले जो हमारा नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लासेस में हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया था। ऑलमोस्ट अभी उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने वहाँ पे प्रिपेयर किए थे, जहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स के सिंपल फॉर्मूलेज, इन्वर्स डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज और उसके बाद का जो भी है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो कंपोजिट फंक्शंस था आपका, पैरामेट्रिक्स फंक्शंस था। उसके बाद क्या था हमारे पास, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखे थे, बेसिक डेरिवेटिव को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर उनको हमने कैसा कि पहले हमने स्टेप वाइज किया था, फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम वहाँ से कैसे स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, ये सब बातें हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखी थी। तो आज उसी के ऊपर का थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, जो नथिंग बट हमें डेरिवेटिव्स के कुछ एप्लीकेशन स्टडी करना है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो डेरिवेटिव के तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, बट फॉर योर 12th पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे छोटा टॉपिक है एज कम्पेयर्ड टू द कॉम्पिटिटिव। बोर्ड में भी थोड़ा कम मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले, नथिंग बट हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास कोई वैल्यू दिया है तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका किस तरीके से निकालते हैं। फिर उसमें हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन हम कैसे निकाल पाते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज, नथिंग बट जब मैंने डेरिवेटिव का बेसिक लिया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमें इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हमें वही देखना है, हमें देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, उसी कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रूल्स है, नथिंग बट एक रोल्स थ्योरम है और एक एलएमवीटी थ्योरम है। ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स में हम जाएंगे। पहली बात, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होना। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कि एप्लीकेशन हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज नथिंग बट द स्लोप पढ़ना है। किसका स्लोप पढ़ना है, तो भाई एक लाइन का स्लोप, लाइन इन टर्म्स ऑफ हमें टेंजेंट पढ़ना है। ओके, अब टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या देखना है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, नथिंग बट द स्लोप। किसका स्लोप, तो एक टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप एज वेल एज एक नॉर्मल का स्लोप। अभी ये नॉर्मल किसको, तो भाई यदि सपोज मेरा एक फंक्शन है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन को मैंने मेरे एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट किया है। सपोज ये मेरा कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया रहेगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है। ठीक है ना, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मेरा इक्वेशन ऑफ कर्व है। अभी इस कर्व को सपोज इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, सपोज समझ लो यहाँ पे कर्व थोड़ा छोटा हो गया। सपोज ये मेरा ऐसा कर्व है, ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये नथिंग बट टेंजेंट इज ऑल्सो क्या होता है भाई, ये मेरा एक लाइन है, जनरल में क्या है, एक लाइन है, और ये कर्व इस पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे हम इसको, नथिंग बट टेंजेंट है। अभी यदि मैं इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन निकालता हूँ इस पॉइंट से, इस टेंजेंट को इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर लाइन निकाला, तो भाई ये जो लाइन गया है परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका नॉर्मल। क्या बन गया आपका, नॉर्मल बन गया। किसके लिए नॉर्मल बन गया, इस टेंजेंट के लिए। किसके लिए नॉर्मल बन गया, इस टेंजेंट के लिए। ठीक है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन है, क्या बन गया, नॉर्मल। किसके लिए, टेंजेंट के लिए, नथिंग बट स्लोप। ठीक है, तो अभी हमें जो चीज़ें पढ़ना है ना, हमें इनके स्लोप्स निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, उसके बाद हमें निकालना है इनके इक्वेशंस। पहले पढ़ना है हमें स्लोप, और सेकंड जो है वो है हमारे इक्वेशंस। क्या है हमारे इक्वेशंस, किसके इक्वेशन देखना है हमें, नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन देखना। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपने आपके 10th या 9th क्लास में शायद से लाइन लेसन पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम होना। ठीक है, यदि नहीं मालूम तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे जब पढ़ाऊंगा आपको ये कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम लाइन के जो इक्वेशंस है, ठीक है ना, वो हम सभी इक्वेशन 5-6 इक्वेशंस है, वो लाइन के सभी इक्वेशंस हम एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ये लाइन चैप्टर आपको फिर से आपके पार्ट 1 में सेपरेटली पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, नथिंग बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखना है हमें। ठीक है, नथिंग बट उसी नॉर्मल का, किसका नॉर्मल, टेंजेंट का जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का भी हमें क्या देखना है, इक्वेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात शुरुआत कहाँ से करेंगे कि जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यदि मेरा ये कर्व है, गिवन कर्व है, यदि इस कर्व के ऊपर ये मेरा कोई पॉइंट है सेज P, इस कर्व के ऊपर मेरा एक पॉइंट है P, ठीक है ना, उस P के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने डाल दिया कि भाई a कॉमा ये क्या होगा आपका, कोई भी कोऑर्डिनेट है नथिंग बट आपका x, y होता है।
ठीक है। यदि मेरा मैंने p का एक वैल्यू दे दिया, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। यदि मैंने इस x कोऑर्डिनेट पे p का एक x इंटरसेप्ट बोलो या, ठीक है ना, ये x इंटरसेप्ट हो गया p का, मैंने ले लिया सेज a। आई बात ध्यान में, ये ओरिजिन है, डिस्टेंस कितना है, ये a है, मैंने यहाँ पे a डाल दिया, तो भाई मेरा y क्या बनेगा, x के जगह पे क्या वैल्यू डाला मैंने, a डाला x के जगह पे, तो भाई मेरा y क्या बनेगा, नथिंग बट f ऑफ a बनेगा। तो मेरा y क्या बन जाएगा, ये f ऑफ a बन जाएगा y। आई बात ध्यान में, समझो मेरा पॉइंट p क्या बन गया, a कॉमा f ऑफ। आई बात ध्यान में, यहाँ पे मैंने फिर से एक नया पॉइंट ले लिया इसी स्लोप पे सेज q, ठीक है। अब ये q पॉइंट नथिंग बट व्हाट कि मैंने मेरे पॉइंट p में थोड़ा सा इंक्रीज किया, पॉइंट p को मूव किया। मूव के इन द सेंस क्या किया कि भाई मैंने मेरे पॉइंट का जो x एक्सिस था या x इंटरसेप्ट था उसको मैंने एक लिटिल बिट अमाउंट से इस साइड मूव किया। वो जो छोटा सा चेंज था x कोऑर्डिनेट में, मैंने उसको क्या नाम दिया, h नाम दिया। अरे बात ध्यान में, इसका मतलब क्या, ये जो मेरा नया पॉइंट बन के आ रहा है कोई q, तो उस पे ये जो मेरा a था प्रीवियस में, ये जो मेरा पॉइंट आने वाला है, सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से दिखने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत दूरी पे लिया है, ठीक है ना, एक डिस्टेंस पे लिया है। लेकिन जब हम एक्चुअली इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, ये जो h होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, ये आपका नया पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने h कंसिडर करना है। और ये h जो होता है, आपने बहुत से बार डेरिवेटिव के हमने जब यहाँ पे क्या देखे थे, डेरिवेटिव्स के हमने जो डेरिवेशंस देखे थे कुछ, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल हो गया, समान डिफरेंस रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, इससे हमने डेरिवेशंस देखे, आपको पता होगा। तो उन्हीं डेरिवेशंस के वक्त हमने देखा था कि लेट डेल एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स, वहां देखा था। यहाँ पे भी वही देखना है, लेट एच बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स। इनिशियली ए था, नया क्या बन जाएगा भाई, ए प्लस एच बन जाएगा। नया क्या बन जाएगा, ए प्लस एच। कौन, ये कौन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको स्क्वायर देता हूं मैं, ये आपका कौन है, ये आपका एक्स एक्सिस है। सिमिलरली ये मेरा वाई क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो बात को, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है कि लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी एनी इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, उस कर्व को मैंने मेरे एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। चलो मैंने कर दिया जनरल फॉर्म में y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इस कर्व को। उसके बाद मैंने क्या किया, यदि मैं इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लूंगा, एक्स वाई प्लेन पे यदि हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होता है उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो भाई मैंने एक्स कॉमा वाई दे दिया। अब x कॉमा वाई तो दिया, लेकिन मैंने उस x को एक वैल्यू दे दिया, सेज a, एक कांस्टेंट वैल्यू दिया, ठीक है ना, a। तो मैंने x की जगह पे क्या लिखा, a। लेकिन मेरा इक्वेशन जो है वो x की जगह पे यदि मैं a डालूं तो मेरा y क्या बन जाएगा, f ऑफ a बनेगा। तो मेरा उसी पॉइंट का y क्या बन जाएगा, f ऑफ a। ये मेरा पॉइंट p बन गया, a कॉमा f ऑफ a, समझ गया, a कॉमा f ऑफ a मेरा पॉइंट बन गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने मेरे p पॉइंट को थोड़ा सा मूव किया। कहाँ तक मूव किया, सेज दूसरे पॉइंट पे लेके गया, सेज क्यू, ठीक है ना। वो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि भाई मुझे मेरे ए को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा बाय अ स्मॉल अमाउंट सेज एच। यदि मैंने मेरे एक्स को इंक्रीज किया बाय स्मॉल अमाउंट एच, उसी की वजह से साइमल्टेनियस चेंज आ गया मेरे वाई में भी। आया कि नहीं आया, देखो ये मेरा वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये जो था मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गया मेरा, ये भी इंक्रीज हो गया भाई करस्पॉन्डिंग वैल्यू एच के साथ। तो जो मेरा वाई आना है वो क्या बन जाएगा, a प्लस एच बन जाएगा। आई बात ध्यान में, मेरा पॉइंट क्यू था, समझ गए समझे। हाँ, तो यदि अब मुझे बोलो, यदि मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, कौन से दो पॉइंट को, ये p और q को यदि मैं ज्वाइन करता हूँ, और यदि मुझे इस p q का स्लोप चाहिए, ठीक है ना, स्लोप ऑफ p q यदि मुझे चाहिए, स्लोप ऑफ p q, ठीक है ना, ये सेकेंड का स्लोप चाहिए, तो नथिंग बट ये क्या होता है, आप स्लोप कैसे निकालते हो, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन वाला पैटर्न होता है, ठीक है ना। वो वाला यदि पैटर्न करते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है, तो आपके पास ये आंसर क्या निकल के आएगा, देखो ये आपका निकल के आने वाला है, यहाँ पे देखो y माइनस वाई वन, आप इसको इमेजिन करो, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x1, ये मेरा y1, समझ गए। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ओके। जब हम स्लोप निकालते हैं कोई भी लाइन का तो हम क्या करते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, हम लिख लेंगे हमारा यहाँ पे y2 कौन है, देखो f ऑफ a प्लस एच, माइनस y1 कौन है हमारा, f ऑफ a है, और x2 हमारा कौन है, a प्लस एच है, और माइनस x1 कौन है हमारा, a है। यहाँ पे देखो प्लस से और माइनस से कैंसिल, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ जो सेकेंड है, ये जो पी क्यू, ठीक है ना, तो ये पी क्यू का आंसर क्या बन जाएगा कि भाई f ऑफ
ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच, होल डिवाइडेड बाय एच। देखो आ गया। यदि आप इसको अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे, ठीक है ना, यदि इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा नीचे लेके आया, जो चेंज था, ये चेंज मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्यू तक लिखा, यही मैं सपोज थोड़ा सा पॉइंट को मूव करता हूँ क्यू से पी की तरफ, नथिंग बट सपोज ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट P टेंड्स टू Q, P टेंड्स टू Q। इसका मतलब क्या, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने गैप जो था वो बहुत बड़ा दिखाया, ठीक है। यदि ये गैप बहुत ही छोटा होता, नथिंग बट आपका Q यहाँ पे ना होते हुए एकदम P के कहीं आसपास होता, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल है, जब आपका H का वैल्यू क्या है, बहुत ही पास है, H का वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 0, उस समय हम क्या कह पाएंगे, हम कह पाएंगे कि हमारा जो Q पॉइंट है दैट इज अप्रोचिंग टू पॉइंट P। आगे बात ध्यान में क्या बोला, ये डिस्टेंस के लिए मैंने h किया, यदि ये डिस्टेंस फिलहाल में इतना है, जितना भी जो भी होगा, यदि मैं इस डिस्टेंस को एकदम जीरो करता हूँ या नियरली इक्वल टू जीरो करता हूँ, तो ये जो पॉइंट q दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट q यहाँ पे रहेगा क्या, यदि ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट q यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ठीक है ना, ये कर्व पे यहाँ पे कहीं पे रहेगा। यदि ये h का जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटा है, नियरली इक्वल टू जीरो, से 0.01 या 0.001, उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q इस P के बिल्कुल नज़दीक होगा। नथिंग बट उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मेरा Q पॉइंट है नथिंग बट मेरा P पॉइंट है, ठीक है ना, नियरली सेम है, बहुत ही पास है, माइन्यूट सा चेंज है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, Q इज टेंडिंग टू P कब, जब H टेंड्स टू 0। यदि हम ऐसा कुछ करते हैं, नथिंग बट यदि हम लिमिट, एक मिनट हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि हम ले रहे हैं हमारा लिमिट क्या कि H टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h, ये क्या बन जाएगा भाई, स्लोप बन जाएगा किसका, सपोज ये Q पॉइंट यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिखा, ठीक है ना। तो भाई यदि मैंने ये मेरा क्या है, ऐसा किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। आप इसको देखो, आपके दिमाग में कुछ प्रीवियस जो हमने डेरिवेशंस किए उसके बारे में कुछ आ रहा होगा। व्हाट वाज दिस वाज नथिंग बट द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, याद आ रहा है आपको, क्या था ये मेरा d बाय dx था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। व्हाट वाज दिस इज नथिंग बट मेरा क्या था, मेरा था ये dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव में हमने इसका डेरिवेशन लिया है, ठीक है ना, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाओ, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगा, ठीक है। ये नथिंग बट dy बाय dx है, लेकिन ये जो चीज़ है वो चीज़ मेरे इस केस में क्या है, नथिंग बट स्लोप ऑफ pq, ये पैटर्न था। यहाँ पे यदि मैंने लिमिट लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दिया, उस केस में क्या कि मेरा पॉइंट P और मेरा पॉइंट Q क्या है, नथिंग बट सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो नथिंग बट मुझे क्या मिल गया, उस पॉइंट पे स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑफ स्लोप PQ था। इफ P इज टेंडिंग टू Q, इसका मतलब क्या है, सिंपल में स्लोप ऑफ P, नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्या बन गया, ये नथिंग बट ये जो है वो dy बाय dx, देयरफॉर ये आपका बन गया भाई dy बाय dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, स्लोप ऑफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, नथिंग बट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हाँ समझ गया, ये जो ज्वाइन करूंगा मैं ना, जब पास में आ जाएंगे दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो नथिंग बट ये बिल्कुल ऐसी कोई तो भी लाइन होगी। जब ये दोनों, अब इमेजिन के लिए मैं थोड़ा सा P मूव कर रहा, यहाँ पे मेरा सपोज पॉइंट P था, मेरा यहाँ पे पॉइंट P था, नहीं पता नहीं, ये Q थोड़ा सा ये मूव होते होते तो यहाँ पे आ गया, बहुत ही पास में आ गया, ठीक है ना। ये PQ, ये जो PQ को जो ज्वाइन कर रहा है, नथिंग बट ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या आपकी, क्या बन जाएंगे, आपका टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका टेंजेंट, इनिशियली क्या था, कॉर्ड था, PQ कॉर्ड था इसके प्रीवियस केस में, लेकिन जब ये पॉइंट को मैंने बहुत ही नजदीक लेके आया, जहाँ पे जो डिस्टेंस था दैट वाज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है ना, उस केस में ये जो PQ कॉर्ड था, वो कॉर्ड क्या बन जाएगा अभी आपके लिए, नथिंग बट एक टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट। यदि मैं इस लाइन को एक्सपांड करता हूँ उस पॉइंट से, तो क्या बन जाएगा, वो टेंजेंट बन जाएगा। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy बाय dx। क्या होता है भाई, यदि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम जब क्वेश्चन लेंगे, उस वक्त आपको पता चलेगा कि स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट
ड्रॉन टू द गिवन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एनी गिवन पॉइंट p इज dy बाई डी एक्स, इज dy बाई डी एक्स। आई बात ध्यान में, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट डेरिवेशन पार्ट है, ये आपका तो कॉम्पिटिटिव में इसका कुछ काम नहीं है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपको काम आ सकता है। ऑब्वियसली डेरिवेशन पूछेगा नहीं, ये गारंटी के साथ कह रहा, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए पता होना कि ये जो हम लिखते हैं ना, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स, हमने क्यों लिया और कैसे आया, उसी का मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। इस वीडियो को अच्छी से देखो, अच्छी से समझने की कोशिश करो, और यदि यहाँ पे कुछ आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है ना, या आपको कुछ पार्ट यहाँ पे समझ में नहीं आया तो ऑब्वियस है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे लिंक भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल में हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी यहाँ तक देख लिया था कि किस तरीके से हमने यहाँ पे स्लोप्स निकाले पूरे के पूरे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, ये जो मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे किया था कि जो Q हमारा P के तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने P टेंड्स टू Q लिखा था ना, यहाँ पे होना चाहिए था मेरा Q इज टेंडिंग टू P। Q को इधर ले, आपकी मर्जी, P को भी उधर लेके जा सकते हो, ठीक है ना। बट मैंने क्या किया था, P पॉइंट मेरा फिक्स किया था, उसके बाद मैंने Q को एक्सपांड किया था, इसलिए मैं Q को फिर से वापस लाना है, तो Q इज टेंडिंग टू P, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वापस चेंज कर दो, समझ जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये स्लोप जो है वो dy बाई डी एक्स नथिंग बट ये dy बाई डी एक्स है, बट ये है क्या, f ऑफ x, किसका dy बाई डी एक्स है, नथिंग बट f डैश ऑफ x नथिंग बट व्हाट, f ऑफ x नथिंग बट कौन, आपका y का, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस y को, ये कौन है आपका, नथिंग बट आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है, कर्व। इस केस में फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या निकल के आने वाला है, मुझे ऑब्वियस है वो टेंजेंट का क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना इस केस में हम वहाँ पे कैसे कर सकते हो, पर्टिकुलर पॉइंट, क्वेश्चंस, ये सब बातें हम धीरे धीरे पूरा यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल जो लाइंस होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा लाइंस क्या होता है, नथिंग बट, बोलो, लोकस ऑफ लीनियर पॉइंट्स। व्हाट इज लाइन, लाइन का डेफिनेशन क्या है, एक सिंपल से फॉर्म में देखा जाए, नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, विच पॉइंट, सच पॉइंट्स विच लाइज इन द सेम प्लेन as well as it lies in the same line, nothing but collinear, okay। so इसीलिए हम बोलेंगे line is nothing but what is line, nothing but the locus of कौन से पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट या लीनियर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन कितने पॉइंट्स होना मिनिमम, भाई कोई भी दो पॉइंट प्लेन में कहीं पे भी दो पॉइंट लो, वो दो पॉइंट दे आर ऑलवेज लीनियर या कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे लिखते समय लोकस ऑफ टू और मोर देन टू पॉइंट्स, लोकस ऑफ टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाइज इन द सेम प्लेन एंड विच आर कोलिनियर, ठीक है, एक ही इसमें लाया करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो हम ज्वाइन करेंगे इन सभी पॉइंट्स को, वो बनता है हमारा लाइन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन्स, हमारे बहुत सारे इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, हम थोड़ा इधर से चालू करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नंबर ऑफ फॉर्म्स वी कैन रिप्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते देख लेना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो तो क्या हो सकता है, बोलो, सबसे पहले स्लोप देखते, इक्वेशन देखते हैं, आपकी मर्जी। इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं, बेसिक है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हो गया आपका पैटर्न। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्मेट में, ये जो m होता है, दिस m इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है। हमारे मैथमेटिक्स में हम कोई भी लाइन के स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस स्लोप को यूनिवर्सली m से डिनोट करते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगा क्योंकि आपने आपके लोअर क्लासेस में ये पूरा का पूरा चीज़ आपने देखा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये जो आपका जो मैंने स्लोप दिया है आपको, ठीक है ना, ये जो स्लोप है नथिंग बट m से डिनोट किया जाएगा। और इस केस में जो आपका c होता है, दिस इज नथिंग बट आपका y इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है आपका, ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना। सो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्या बन जाएगा, बोलो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बन जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, समझो।
इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो जो जो पैटर्न दिख रहे हैं उसी के ऊपर से उनका नेमिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन का। ये फर्स्ट था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन का हम सेकंड पार्ट लेंगे जहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 पॉइंट फॉर्म से, बहुत सारे फॉर्म से हम धीरे धीरे एक एक देखेंगे। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। अब देखो यहाँ पे c है क्या, c दिख रहा है क्या, c नहीं दिख रहा है, c मतलब कौन होता है आपका y इंटरसेप्ट। यदि आपके कोई भी लाइन का y इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, आपके ओरिजिन से पास हो रही है। तो y इक्वल्स टू mx इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इक्वेशंस आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी है। ये इक्वेशन आपको आपके पेपर 1 में जो लाइन और स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है ना, उसमें भी आने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत से बच्चों को पता होगा कि आपने आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन जिनको नहीं पता फिर भी देख लो उसको। y इक्वल्स टू mx। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस केस में ये मेरा m जो है वो मेरा स्लोप है, और जो x1 y1 है वो मेरे उस लाइन के ऊपर के कोई भी पॉइंट है। यदि मेरा लाइन है ये, यदि ये मेरा लाइन है, ठीक है ना, ये m है, नथिंग बट इस लाइन का स्लोप है, और ये जो कोई पॉइंट होगा सेज p, ये x1 y1 वो उस लाइन के ऊपर के पॉइंट है। सो ये जो फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है बोलो, ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्मेट, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। हाँ, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, ये 2 पॉइंट फॉर्म देखेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है बोलो, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस केस में आपको ये दिखेगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ पे तो ये मेरा 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। सपोज ये मेरा x1 y1 था, तो भाई ये मेरा x2 y2 होगा, लाइक दैट, ओके। 2 पॉइंट फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट बोलो, स्लोप इंटरसेप्ट तो हो गया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बोलो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, जहाँ पे a नथिंग बट x इंटरसेप्ट, b नथिंग बट y इंटरसेप्ट होता है आपका। आई बात ध्यान में। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा लिखते हैं, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ओके। ये चीज़ आप यदि लिखते हो तो दिस इज नथिंग बट ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब आप इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। देखो कैसा, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। ये है सपोज यदि मैं c को इस साइड लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, ax बाय सी प्लस बी वाई बाय सी इक्वल टू 1, देयरफॉर यदि मैं इसको ऐसा लिखूँ कि x अपॉन सी बाय ए प्लस y अपॉन सी बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, x अपॉन सी बाय वाई अपॉन सी बाय बी। इस केस में जो आपका c होता है वो क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है, वो क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है, ये है आपका एक x इंटरसेप्ट, ये है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ध्यान में रखना है आपको। यदि इस टाइप का इक्वेशन दिखता है आगे जाके आपको जब लाइन में ना ये सब चीज़ आपको वो लेसन में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम में आने वाली है। डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। यदि इस टाइप का इक्वेशन दिया है वहाँ से आपको यदि आपको इंटरसेप्ट चाहिए x और y तो आप स्ट्रेट वाइज टाइप से इंटरसेप्ट लिख सकते हो। यदि आपको स्लोप चाहिए, देखो यहाँ से स्लोप भी कैसे निकलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, ये मेरा ये इक्वेशन है, इसको मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। देखो इन टर्म्स ऑफ वाई, यहाँ पे ये मेरा स्लोप, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई, इसको उस साइड शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, देखो बी वाई इक्वल टू सी, वो माइनस ए एक्स बन जाएगा, सी माइनस क्या बन जाएगा, ए एक्स बन जाएगा। देयरफॉर यदि मैं उसको लिखूँ तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये सी बाई बी, बी को डिवाइड किया, माइनस ए एक्स बाई बी। है बात ध्यान में। यदि उसको मैं अच्छे से लिखूँ तो y इज इक्वल्स टू, यदि माइनस साइन कॉमन निकाल के उसको लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, देखो नथिंग बट ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी, ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। आगे बात ध्यान में, क्या किया गया है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया, सी को डिवाइड किया, इस केस में क्या किया हमने, उसको उस साइड लेके गए तो ये माइनस ए एक्स बन गया, ठीक है। इस केस में यदि मैं बी को डिवाइड करता हूँ तो सी बाई बी माइनस ए अपॉन बी मीन्स ए एक्स अपॉन बी बन जाता है। यदि मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, ठीक है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। यदि माइनस साइन कॉमन नहीं निकालना है तो इसको प्लस रखो, इसको माइनस रखो, ठीक है, सही बात है। माइनस साइन कॉमन मत निकालो, इधर शिफ्ट किया उसको उधर शिफ्ट किया, देखो एज इट इज़ ए पॉजिटिव नेगेटिव। तो यदि मैं इसको कंपेयर करूँ, यदि मैंने ये इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है मेरे y इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ, यदि मुझे इस इक्वेशन को कंपेयर करना है तो ये देखो क्या बन के आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपका m कौन है, m कौन है आपका, बोलो, m है आपका माइनस ए बाई बी, m कौन है आपका माइनस ए बाई बी, और c कौन है आपका c बाई बी, सी कौन है आपका सी बाई बी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इक्वेशन निकलेगा। इस इक्वेशन के ऊपर से आपको जो दो तीन चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो है जो ये जो मैंने लिख के दी है, दैट इज नथिंग बट ध्यान में रखना है यहाँ पे m इज इक्वल्स टू होता है माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी इज माइनस ए बाई बी, देखो माइनस ऑफ ए बाई बी, ठीक है। और यदि आपको इंटरसेप्ट चाहिए, c मीन्स कैपिटल C इज इक्वल टू, ये आपका बनता है स्मॉल c बाई बी, इंटरसेप्ट, ठीक है ना। अब c सेम दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको कैपिटल C कंसिडर करो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को कैपिटल C कंसिडर करो, इसको स्मॉल c कंसिडर करो, इंटरसेप्ट c बाई बी, स्लोप माइनस a बाई बी, ठीक है। कौन सा इंटरसेप्ट होता था ये हमारा, देखो मैंने लिख के दिया था y इंटरसेप्ट, इस इक्वेशन का y इक्वल्स टू mx प्लस सी का ये जो c था ये कौन सा इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट। ये जो निकला है c बाई बी कौन सा इंटरसेप्ट है मेरा, y इंटरसेप्ट। यदि मैं इसको कंपेयर करूँ इधर वाले के साथ, देखो मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था, x बाई ए y बाई बी, ये मेरा x बाई ए यानी ये x इंटरसेप्ट, ये मेरा y इंटरसेप्ट। देखो इस केस में भी सेम निकल के आ गया, ये मेरा y इंटरसेप्ट और ये मेरा x इंटरसेप्ट, ठीक है। राइटिंग थोड़ी स्मॉल होगी तो थोड़ा सा देख लो चीज़ें। सी बाई बी कौन बन गया मेरा, बोलो, ये बन गया मेरा y इंटरसेप्ट। आई बात ध्यान में, समझे। यदि आपको इसी तरीके से x इंटरसेप्ट चाहिए, हाँ जी, x इंटरसेप्ट क्या होता है, बोलो, c बाई, क्या होता है, c बाई ए, देखो, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही काम में आने वाला है, स्पेशली एमएसटी सीईटी में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस फंसते हैं। यदि आपको ये सब बातें छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी पता है ना कि कैसे निकालते, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये जो नॉलेज है थोड़ा सा आपका तगड़ा रखो। यदि आपको सपोज कि लटक जा रहे हो, कहीं पे नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली आप एक इक्वेशन को पकड़ के आप दूसरे इक्वेशन में उसको ला सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए सभी इक्वेशंस थोड़ा सा ध्यान से देखो मैंने क्या क्या लिख के दिया है। ये बेसिक इक्वेशन है स्लोप ऑफ लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये सिंपल इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन का, ये 2 पॉइंट फॉर्म है जहाँ पे x1 y1 आपका पॉइंट है, m आपका स्लोप है, ये आपका जो है ना x1 y1 x2 y2 ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला पैटर्न है। जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है जो मैंने लिखा है x अपॉन a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1, ये वाला आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का पैटर्न है। ये सब इंपॉर्टेंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जहाँ पे मैंने कहा था कि a और b आपके इंटरसेप्ट है, कौन, a आपका x इंटरसेप्ट, b आपका y इंटरसेप्ट। यदि आप कोई भी लाइन ऐसा खींचते हो ना, ये देखो ये कंसेप्ट बताओ ना आपको, ये जो लाइन खींचते हो ना, तो ये नथिंग बट मेरा ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे इस x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ये जो मेरा लाइन है ये मेरे y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं सपोज मैं इसको स्मॉल y दूँ, इसको मैंने कैपिटल x और कैपिटल Y दिया, इसको मैं स्मॉल x दूँ, तो ये जो डिस्टेंस होता है आपका, ये तो आपको ओरिजिन आप सबको मालूम है,
तो ये जो डिस्टेंस होता है आपके ओरिजिन से लेके इस इंटरसेप्ट तक, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और इसको हम ऑलवेज स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखना है, इस बात को भूलना नहीं है लाइफ लॉन्ग। कभी भी जब कोई भी लाइन आपके एक्स एक्सिस को काटता है तो उस लाइन का जो इंटरसेप्ट होता है एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। उसी तरीके से यदि कोई लाइन आपके वाई एक्सिस को काटता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, और उसको हम डिनोट करते हैं हमारे स्मॉल बी से। आई बात ध्यान में? ये बातें आपको लाइफ टाइम भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये सब बातें अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप उसको एज अ सेपरेट यूनिट या एज अ सेपरेट टॉपिक नथिंग बट लाइन करके भी उसको पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये फटाफट लिख लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान में रखो ये सब बातें। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया? अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको मिटाऊंगा और उसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, ठीक है, इधर में ही बताता हूँ, ठीक है। देख लो, अच्छे से देखो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ये जो लाइन है नथिंग बट इस लाइन के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, कितने लाइन्स हैं। अब डॉटेड लाइन, डैश लाइन है तो इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो उसको छोड़ो। हमारे जनरलाइज रेगुलर यूज में हम लाइन 3 टाइप के मैक्सिमम डील करते हैं। कौन सा? एक होता है वर्टिकल लाइन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा होता है स्लैंट लाइन या इंक्लाइंड लाइन हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। लाइन के मैक्सिमम 3 फॉर्मेट देखते हैं, वो कर्व लाइन, वो फिर जिगजैग लाइन, ये सब नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं जस्ट बात कर रहा बेसिक 3 टाइप्स, एक है स्ट्रेट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और दूसरा इंक्लाइंड। इंक्लाइंड नथिंग बट दिस लाइन जो है, ये लाइन हमेशा एक एंगल बनाती है। क्या बनाती है? एक एंगल बनाती है। किसके साथ? अपने एक बेस के साथ। किसके साथ? एक बेस के साथ। जब कभी भी कोई भी लाइन कोई एंगल बनाती है थीटा अपने बेस के साथ, और ये जो थीटा है, ये थीटा यदि आपका लाई करता है 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, तो हम कहेंगे भाई कि इस लाइन को क्या है? स्लोप है। उस लाइन को क्या है? स्लोप है। और वो स्लोप कैसा है? वो स्लोप पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? वो पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। अरे बात ध्यान में, यदि ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, यदि मेरा थीटा, लाइन निकालता ना सीधा सीधा में, यदि ये आपका थीटा, ये ऐसी लाइन है मेरी, समझ गए? ओके, ये एक्स और वाई, ये लाइन है। ये लाइन बोलो मेरे बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये लाइन मेरे बेस के साथ थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्टली 90 डिग्री। हमारी बात ध्यान में? तो भाई बोलो इस लाइन का स्लोप कितना? बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। इस लाइन का स्लोप कितना बोलो? हाँ, कोई जवाब आएगा? इस लाइन का स्लोप कितना बोलो जल्दी से। देखो, सिंपल सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप यदि किसी गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे स्लाइड्स होते हैं, ठीक है ना। आप कौन सी स्लाइड पे बैठना प्रीफर करोगे? आप इस स्लाइड पे बैठना प्रीफर करोगे या इस स्लाइड पे बैठना प्रीफर करोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ऐसी स्लाइड पे बैठना प्रेफर करोगे जहाँ पे और जिस स्लाइड का स्लोप थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। जिसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे आप स्लोप उस स्लाइड में आप बैठना पसंद करोगे क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा। यही बात है, यही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यदि मैं इस लाइन को धीरे धीरे इस टाइप से, जो थीटा है वो फिलहाल छोटा है, बढ़ाते गया थीटा 90 की तरफ जा रहा है थीटा। यदि मैंने इस एंगल को एग्जैक्टली 90 कर दिया तो इस लाइन का स्लोप कितना? आप घसरोगे क्या ऐसे? इससे आप स्लाइड होने वाले हो क्या? नहीं। यदि आप ऐसी स्लाइड पे बैठे ना यहाँ पे, तो आप टुबुक करके नीचे गिर जाओ, ठीक है ना। आप यहाँ से स्लाइड नहीं करोगे, आप यहाँ से कुछ दूरी पे फॉल हो जाओगे भाई। इस कुछ डिस्टेंस पे आप आके गिरोगे। यदि आप यहाँ से, मैंने आपको छोड़ दिया ऊपर से, ठीक है, तो आप स्लाइड नहीं करोगे, आप कुछ डिस्टेंस पे गिरोगे। यदि मैंने आपको यहाँ से छोड़ा, आप ऑब्वियसली स्लाइड करते हुए आओगे। अरे बात ध्यान में? तो आप स्लाइड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि इसका स्लोप नहीं है। स्लोप है, स्लोप है ना। तो कब बोलोगे कि भाई चीज़ को स्लोप है या स्लोप नहीं है? यदि आप कोई भी चीज़ को किसी सरफेस पे रख रहे हो और विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट या विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यदि वो ऑब्जेक्ट खुद से मूव हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मशीन नहीं लग के होना, ठीक है ना। नहीं तो अपना कंसेप्ट लगाऊंगे सर वहाँ पे तो मशीन दे दिया मैंने, चाबी घुमा दिया, वो तो मूव हो रहा है। नॉट दैट थिंग, ठीक है ना, नॉट दैट थिंग, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड, यदि कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट
सरफेस से मूव हो रहा है, सरफेस से स्लाइड हो रहा है, हम कहेंगे कि भाई उस सरफेस को क्या है, स्लोप है। ठीक है, हाँ, तो ये स्लाइड हो रहा है, स्लोप है, या स्लाइड नहीं हो रहा है, गिर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, स्लोप है, लेकिन बहुत स्लाइड हो रहा है कि नहीं, बहुत दूर जाके गिर रहा है, कहीं पे दूर गिर रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसको बहुत ज़्यादा स्लोप है। ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं, इसलिए स्लोप कैसा, बहुत ज़्यादा यानी कितना, इसको हम कहेंगे इसके वक्त ये जो हमारा स्लोप होता है वो हमारा इनफाइनाइट स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है हमारा, इनफाइनाइट स्लोप होता है। आई बात ध्यान में, इनफाइनाइट स्लोप होता है, समझे। अब हम नया दूसरा लाइन लेते हैं। यदि उसी तरीके से यदि मेरा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, यदि इस लाइन का स्लोप बोलो कितना है, मुझे बोलो, ये जो लाइन मैंने दिया है इस लाइन का स्लोप कितना है, इसको भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट समझ गया ना, क्या कहा था मैंने। हाँ, गिर रहे हो, मूव हो रहे हो, या ना स्लोप है। हाँ, यहाँ से इसको बोलो स्लोप कितना है इस लाइन का। ऑब्जेक्ट मूव होगा कि यदि मैं इस तरीके के कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यदि कुछ रख दूँ तो भाई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब स्लोप है क्या, नहीं, स्लोप जीरो है, ठीक है ना, स्लोप जीरो है। नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो, नथिंग बट पैरेलल लाइन से मेरे बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। 0 डिग्री का एंगल, इसका मतलब क्या है भाई, इसको हम कहेंगे स्लोप कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया स्लोप इक्वल टू 0। आई बात ध्यान में। इस केस में जो लाइन दिखा है ना, ये यहाँ पे देखो टीटा का वैल्यू इस केस में 90 से बड़ा है ना, हम इधर से नहीं गिनते टीटा किधर से गिनते, मैंने बताया था, टीटा हम कहाँ से गिनेंगे, टीटा हम ऐसा गिनेंगे, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ से गिनते। ये जो मेरा टीटा है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यदि आपका टीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो उस केस में आपका जो स्लोप है वो कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा, ठीक है, इस केस में मैं थोड़ा सा अलग कर देता, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसी को बनाना, इसके लिए 90 ग्रेटर देन 90, ये पैटर्न, ठीक है, इस ये साइड में ऐसा ग्रेटर देन 90 टीटा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्लोप है वो कैसा है, वो हमारा नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है हमारा, नेगेटिव स्लोप है। उसी तरीके से यदि मैं ये ऐसा निकालता हूँ तो ये जो मेरा लाइन है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो मेरा लाइन है टीटा, ये एंगल जो बना रहा है दैट इज 0 डिग्री टीटा 90, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो भाई ये मेरा बन गया पॉजिटिव स्लोप। आई बात ध्यान में। यदि आपका एंगल या इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हम बोलेंगे कैसा है वो स्लोप, कैसा है, नेगेटिव। ग्रेटर देन 90 नेगेटिव, लेस देन 90 0 to 90 पॉजिटिव, इन्फिनिट 0 स्लोप। आई बात ध्यान में, स्लोप यानी m, ठीक है। अब हमने देखा स्लोप का मतलब m होता है, m से डिनोट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस में हमने देखा स्लोप नथिंग बट dy बाय dx होता है। अभी हमें स्लोप का नया कंसेप्ट देखना है और एक थर्ड टाइप। यदि मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे टीटा का वैल्यू स्लोप पॉजिटिव, टीटा का वैल्यू ज़्यादा स्लोप नेगेटिव, टीटा का वैल्यू 90, इसका मतलब यहाँ से आपने क्या कंक्लूड करना चाहिए था कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप का वैल्यू इस टीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अरे बात ध्यान में, ये मेरे स्लोप का वैल्यू टीटा के ऊपर डिपेंड करता है। टीटा आ गया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया, एंगल आ गया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया। अभी आपको इसका ऐसा कुछ चीज ढूंढना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ढूंढना पड़ेगा जिसका वैल्यू, नीचे देखो स्लोप का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, सिंपल कंसेप्ट, एमसीक्यू वाला पैटर्न। स्लोप का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, फ्रॉम 0 to इन्फिनिट। स्लोप कहाँ से वेरी होता है, 0 से लेके इन्फिनिट। अरे बात ध्यान में, ये देखो 90 डिग्री के लिए इन्फिनिट है, 0 डिग्री के लिए 0 है। अब मुझे आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताओ, अब मुझे आप ऐसा एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताओ कि जिसका वैल्यू समथिंग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 0 डिग्री इक्वल टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 90 डिग्री, नीचे लिखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिट, इज इक्वल टू
इन्फाइनाइट। बोलो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसके एंगल का जीरो का वैल्यू 0 है और 90 डिग्री का वैल्यू इन्फाइनाइट है? बोलो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, यदि आप देखोगे, यदि आप जाओगे टेबल्स के थ्रू तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे tan 0 का वैल्यू 0 है और मेरा tan 90 का आंसर इन्फाइनाइट है। इसका मतलब स्लोप देने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन है? आपका tan है। tan कौन है? tan है। सो नथिंग बट ये एंगल मैंने दिया, ये एंगल दिया, इसका मतलब क्या कि थीटा का वैल्यू बोल रहे स्लोप का वैल्यू 0 और इन्फाइनाइट के बीच में लाया करता है, एंगल का वैल्यू 0 और 90 के बीच में, आगे भी जाएगा ऐसा कुछ नहीं बता रहा, जैसे 0 और 90 के बीच में लाया करता है पॉजिटिव स्लोप के लिए। तो उसके लिए मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए वो कौन है? मेरा tan, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। समझिए, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी क्या? नथिंग बट ये जो मेरा स्लोप का फॉर्मूला आना चाहिए, मेरे पास एक तीसरा नया स्लोप का फॉर्मूला बन गया, दैट इज tan थीटा। क्या बन गया बोलो भाई? tan थीटा। ये मेरा क्या है? ये मेरा स्लोप देगा, थीटा का वैल्यू डालो आपको स्लोप मिलेगा। ठीक है, और एक चीज आप देखो, आपने जो स्लाइड्स आप किसी म्यूजियम गार्डन में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि भाई 60 डिग्री का स्लाइड है, 30 डिग्री का स्लाइड है, 45 डिग्री का स्लाइड है। ठीक है ना, देखे होंगे वहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स होते हैं, या फिर वाटर पार्क में जाओ, वाटर पार्क में आपको पूरे स्लाइड्स मिल जाएंगे। उस केस में देखो हम बोलते हैं 45 डिग्री का स्लाइड है, दिस इज नथिंग बट द परफेक्टली इंक्लाइंड स्लाइड। ठीक है ना, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी बेस के विथ रिस्पेक्ट 45 डिग्री में इंक्लाइंड है तो हम कहेंगे भाई दैट इज परफेक्टली इंक्लाइंड बॉडी। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो स्लोप होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। वो कैसा? तो आपने बेसिक्स में देखेंगे, क्योंकि 45 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखो भाई tan 45 का आंसर कितना आता है? tan 45 डिग्री का आंसर सबको मालूम है कितना आता है? 1 आता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि ये जो मैंने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है ना, यहाँ पे आपको ये एंगल हो सकता है 45 से कम हो, या एंगल हो सकता है बड़ा है, इसका कुछ टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? 45 डिग्री का स्लोप 1 क्यों आता है? इसके प्रीवियस में हमने स्लोप का एक फॉर्मूला देखे, क्या? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मैं कोई यहाँ पे देखो, ये मेरा इंक्लिनेशन है, यदि यहाँ पे मैंने कोई एक लाइन खींचा विथ रिस्पेक्ट टू, और ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल। ये क्या दर्शाता है? ये चीज़ दर्शाता है कि जितना मैं मेरे x को बढ़ा रहा उतना ही मेरा इक्विवेलेंस y बढ़ रहा है। अरे बात ध्यान में, जितना मैं मेरे x को बढ़ा रहा उतना ही मेरा y बढ़ रहा है। इसका मतलब यदि मैं मेरे इस लाइन पे कुछ पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब क्या? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट सेम होना चाहिए। यदि मेरा x 4 है तो भाई मेरा y भी 4 होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट लो, यदि मेरा यहाँ पे x = 7 है तो मेरा y भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड यदि मैं यहाँ पे इसका स्लोप का आंसर निकालता हूँ, आपको स्लोप मालूम है क्या होता है? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हाँ, स्लोप का फॉर्मूला एक जनरल वाला वो भी लिख लो यहाँ पे, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यदि मैं यहाँ पे डालूँ तो देखो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है यहाँ पे? 7 - 4 अपॉन y2 y1, y2 x2 x1। ठीक है, 7 - 4 कितना होता है भाई? यहाँ पे 3 कैंसिल 1।